हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 पेरिविंकल बुक के लेसन नंबर 2 की, जिसका टाइटल है लास्टिंग लीगेसीज और इसकी लेखिका है मिसेस सुधा मूर्ति जी। वैसे तो इस कहानी की जो लेखिका है उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत ही नहीं, उनसे हम सभी बहुत ही भली भांति परिचित हैं। सुधा मूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1950 में कर्नाटका के उत्तरी क्षेत्र में शिगांव नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वह हर क्षेत्र में अग्रणी रहती थी। उन्हें नई नई चीजें करना, नई नई चीजें खोजने में बड़ा ही आनंद आता था। उनके पिता एक बहुत ही बड़े व जाने माने सर्जन थे, जिनकी 4 बेटियां थीं। उनमें से सुधा मूर्ति जी दूसरे स्थान पर आती थी। वह हमेशा से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। विद्यालय व महाविद्यालय में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहता था। वह हमेशा अव्वल स्थान पर आती थी। अब चूंकि पहले के जमाने में लड़कियों के शिक्षण पर इतना जोर तो दिया जाता नहीं था, यही वजह थी कि उनकी दादी माँ पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। तब सुधा मूर्ति जी यह भी सुनिश्चित करती थी कि वह अपने विद्यालय से आने के उपरांत अपनी दादी माँ को पढ़ना लिखना सिखाए। उनकी एक खास बात यह थी कि वह अपनी बुद्धिमत्ता व भावनाओं के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी भली भांति पूर्ण करना जानती थी। और शायद उनकी यही खासियत है कि वह आज एक बहुत ही बेहतरीन लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता व एक लेक्चरर भी हैं। यह बात अलग है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में कार्यरत पहली महिला के रूप में करी थी। साथ ही उनकी पहचान इन्फोसिस के मालिक मिस्टर नारायण मूर्ति जी की पत्नी के रूप में भी है, जिन्होंने इन्फोसिस नामक इस अपनी कंपनी की स्थापना अपनी पत्नी के सेविंग्स के मात्र 10,000 रुपए के साथ में की थी, जो आज दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, जानेंगे सुधा मूर्ति जी के जीवन से जुड़ी कई सारी बातें स्वयं उन्हीं के शब्दों में। इस पाठ में हम सुधा मूर्ति जी के जीवन की कई सारी बातें जानने वाले हैं। और सर्वप्रथम पाठ की शुरुआत में वह हमसे शेयर करते हुए एक बात बताती हैं, जिसमें वह कहती हैं कि जैसे ही वह अपनी ऑफिस में एंटर करती हैं तो उनकी वॉल पे 2 तस्वीरें टंगी हुई हैं। एक तस्वीर तो है इस जेंटलमैन की और दूसरी तस्वीर है इस बूढ़े से दिखने वाले व्यक्ति की, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी व आंखों में कई सारे सपने भरे हुए हैं। वह बताती है कि हर दिन वह अपने कार्य की शुरुआत इन्हीं 2 व्यक्तियों को देखकर करती है। कई बार उनके ऑफिस में विजिट करने वाले विजिटर्स ने उनसे इन तस्वीरों के बारे में सवाल भी पूछ लिए। उन्हें यह जिज्ञासा थी कि क्या यह उनके किसी रिश्तेदार की तस्वीरें हैं या किसी धर्मगुरु की या फिर कोई सूफी संत की। और इन्हीं सबका एक ही उत्तर था। वे उत्तर में बस एक ही बात कहती थी कि ना तो ये मेरे किसी रिश्तेदार की तस्वीरें हैं और ना ही किसी धर्मगुरु की, पर इन 2 व्यक्तियों ने मेरी जिंदगी में इन 2 व्यक्तियों का मेरे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि मैं हमेशा इनकी ऋणी रहूंगी। तो आइए हम जानते हैं कि यह 2 तस्वीर जिनकी हम बात कर रहे हैं, यह कौन है। बच्चों, पहली तस्वीर तो है भारत रत्न JRD टाटा की और दूसरी तस्वीर है जमशेद जी टाटा जी की। और इसीलिए वे कहती हैं कि मैं इनकी सदैव ऋणी रहूंगी। यह एक बहुत पुरानी कहानी है। यह कहानी है तब की जब सुधा मूर्ति जी अपने मास्टर्स कोर्स के फाइनल ईयर में कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर में अध्ययन कर रही थी, जिसे तब टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। और सुधा मूर्ति जी उस डिपार्टमेंट में अध्ययन कर रही इकलौती महिला थी। दूसरी महिलाएं भी उस इंस्टीट्यूट में थी, पर वह दूसरे डिपार्टमेंट्स में रिसर्च कर रही थी। वो उस समय वहीं के लेडीज हॉस्टल में रहती थी। जब वह अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रही थी, तब उन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया था कि वह भारत में रहकर कभी भी जॉब करेंगी। उनका तो एक ही सपना था, वह चाहती थी कि वह विदेश जाकर अपनी कंप्यूटर साइंस में PhD कर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करें। और इसके लिए उन्हें विदेशों से व अमेरिका से कई सारी यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई थी। पर क्या यह संभव हो पाया? आइए आगे देखते हैं। आगे वो हमसे शेयर करते हुए बताती है कि एक बार जब वह अपने कॉलेज से लेक्चर्स खत्म कर अपने हॉस्टल की ओर जा रही थी, तभी उनकी नज़र एक जॉब एडवर्टीजमेंट पर पड़ी, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी का एडवर्टीजमेंट था, जिसका नाम था टेल्को, और जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। उस कंपनी के एडवर्टीजमेंट में लिखा गया था कि उन्हें एक बहुत ही ब्राइट इंजीनियर की जरूरत है, जो हार्ड वर्किंग हो और जिसका एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड हो। पर उसी एडवर्टीजमेंट की आखिरी लाइन में छोटे अक्षरों में लिखा गया था, लेडीज कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई, जिसका अर्थ था कि महिला इंजीनियर को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यह पढ़कर तो सुधा मूर्ति जी काफी अपसेट हुई। यह क्योंकि पहली बार हुआ था कि उनका सामना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ में हुआ था। यह नोटिस रीड करने के बाद जब वह अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंची, तो वो बहुत ही गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। उन्होंने तो तभी तय कर लिया था कि वह इस कंपनी के मालिक या टॉप मैनेजमेंट को एक लेटर लिखेंगी इस सोशल इनजस्टिस को लेकर। पर दिक्कत बस एक ही थी कि उन्हें यह नहीं पता था कि इस कंपनी के टेल्को के मैनेजर है कौन। उन्हें यह तो पता था कि उसके मालिक जो है वो JRD टाटा हैं, जो कि टाटा समूह के हेड हैं। पर उन्हें यह नहीं पता था कि सुमंत मुलगांवकर नाम का एक व्यक्ति जो था, वो उस समय उस कंपनी का चेयरमैन था। खैर, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिया और डायरेक्टली JRD टाटा को एड्रेस करते हुए इस पोस्ट को लिखना स्टार्ट कर दिया। वह कहती है कि उन्हें आज भी यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा था। फिर वह इस पत्र की कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर करती है। उन्होंने लिखा था कि द ग्रेट टाटास, जो कि यहाँ भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के संस्थापक यानी कि प्रथम अन्वेषक या पायनियर्स माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर कई सारी बेसिक इंडस्ट्रीज की स्थापना करी, जैसे आयरन, स्टील, केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज। यह एक प्रथम ऐसा समूह था जिसने भारत के बच्चों की उच्च शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए सन 1900 में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना यहाँ पर करी थी। और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं उनके इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर अध्ययन कर रही हूँ। पर मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़े टाटा समूह टेल्को कंपनी के मालिक जब अपनी कंपनी में यहाँ पर रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट पोस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब सुधा मूर्ति जी जो थी, उन्होंने तो इस टेलीग्राम को पोस्ट किया और इसके बारे में वो भूल गई। पर आगे हुआ कुछ ऐसा कि 10 दिन के अंतराल में ही उन्हें एक टेलीग्राम रिसीव हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें पुणे में टेल्को कंपनी के इंटरव्यू के लिए कंपनी के खर्च पर वहां उपस्थित होना है। जब उन्हें यह टेलीग्राम मिला, तब उन्हें सारी बातें पुनः आंखों के सामने दिखाई देने लगी और उन्हें याद आया। अब जब यह बात उनकी सहेलियों को यानी कि उनके हॉस्टल मेट्स को पता लगी,
तो उन्होंने उन्हें एक एडवाइस दिया। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा एक्सपेंस तो सारा कंपनी बियर करने वाली है, तो तुम जाओ और वहाँ पुणे घूम के लौट आना, और साथ ही आते आते हमारे लिए पुणे की फेमस साड़ियाँ भी लेती आना। और सुधा मूर्ति जी भी सच में उन सारी सहेलियों से 30 रुपीज ईच इकट्ठा कर लेती हैं। आगे वह कहती है कि आज जब वह इन सब बातों को याद करती हैं तो उन्हें बहुत ही हंसी आती है कि वो कोई इंटरव्यू देने नहीं गई थी, बल्कि उनका पुणे जाने का तो रीज़न ये था कि वह वहाँ घूम फिर के आने वाली थी और साड़ियाँ खरीद कर लाने वाली थी। यह उनका बिल्कुल प्रथम ही दौरा था पुणे शहर के लिए। जब वहां पुणे पहुंची तो वहां पुणे की खूबसूरती देखते ही उन्हें उस शहर से प्यार हो गया। वहां पहुंचने के उपरांत वो सबसे पहले टेल्को के पिंपरी ऑफिस इंटरव्यू के लिए प्रस्तुत हुई, जहां 6 लोगों का पैनल उनका यह इंटरव्यू लेने वाला था। जब वो वहां पहुंची तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यह कोई आम बात नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही सीरियस इंटरव्यू होने वाला है। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यह कोई मजाक नहीं है। जैसे ही वह रूम में एंटर हुई तो उन्हें उस पैनल द्वारा कुछ विस्परिंग करने की आवाजें आ रही थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा, यह वही लड़की है जिसने JRD टाटा को पत्र लिखा है। अब डर तो इन्हें भी लग रहा था, पर तुरंत ही उनके मन में यह विचार आया कि छोड़ो, जाने दो, जॉब तो मुझे वैसे भी नहीं मिलने वाली है। और जैसे ही उनके मन में यह विचार आया तो उनके दिमाग से सारा डर जो था बिल्कुल गायब सा हो गया। वो बहुत ही कूल थी और उन्होंने बहुत ही शांति से अपना इंटरव्यू दिया। वहाँ जो 6 लोगों का पैनल बैठा हुआ था, उन्होंने सुधा मूर्ति जी से कई सारे टेक्निकल विषयों पर सवाल किए, जिसका उत्तर उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही अच्छे से दे दिया था। तभी वहाँ बैठे एक एल्डरली जेंटलमैन ने उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक पूछा, क्या तुम जानती हो कि हमने यहाँ महिलाओं को अप्लाई करने से क्यों मना किया था? कारण यह है कि यह कोई एक कोएड कॉलेज नहीं है, बल्कि यह एक फैक्ट्री है। जब बात एकेडमिक्स की आती है तो हाँ, हम मान सकते हैं कि तुम अपने थ्रू आउट एकेडमिक करियर बहुत ही अव्वल और शानदार प्रदर्शन करती आई हो, और हमें इस बात का गर्व है। लेकिन तुम्हारे जैसी महिलाओं को यहाँ फैक्ट्रियों में शॉप फ्लोर पर नहीं, बल्कि रिसर्च लैबोरेटरीज में काम करना चाहिए। अब सुधा मूर्ति जी एक छोटे से गांव से आने वाली एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी, जिन्हें यह नहीं पता था कि लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस का कल्चर होता क्या है, और वह यह भी नहीं जानती थी कि यह सारी चीजें उनके लिए कितनी विषम होने वाली है, कितनी डिफिकल्ट होने वाली है। तो उन्होंने झट से उत्तर दे दिया। उन्होंने अपने उत्तर देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अभी तक कोई महिला कर्मचारी आपके यहाँ नहीं रही तो क्या हुआ, अब शुरुआत कर दीजिए, अब रख लीजिए। अदरवाइज ऐसे तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में काम कर ही नहीं पाएगी। फाइनली इतने लंबे इंटरव्यू के बाद उन्हें कहा गया कि वो वहां पर सफल हो चुकी है। उनका जो इंटरव्यू था वो क्लियर हो चुका था। यही एक अनोखा तोहफा था जो शायद भगवान ने उनके लिए स्टोर करके रखा हुआ था। उन्होंने तो पुणे जैसी जगह पर जॉब करने का कभी विचार भी नहीं किया था, लेकिन यही वह सिटी है जिसने उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। जब वो यहाँ नौकरी करने के लिए आई तो उनकी मुलाकात एक बहुत ही शर्मीले युवक के साथ हुई, जो कि कर्नाटक से थे, और देखते ही देखते इन दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई, और बाद में कुछ समय बाद इन दोनों का विवाह हो गया। आगे वह कहती है कि JRD टाटा कौन थे
इस बात का रियलाइजेशन तो उनको कंपनी ज्वाइन करने के बाद ही हो पाया। ही वॉज द अनक्राउन्ड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पर वह कभी उनसे मिल नहीं पाई थी। आगे वह एक और ऐसा ही किस्सा शेयर करते हुए बताती है कि एक बार जब वह मिस्टर मूलगांवकर, जो उस समय कंपनी के चेयरमैन थे, उनसे कुछ रिपोर्ट शेयर करने के लिए गई थी और वह बॉम्बे के जो हाउस था, उनका जो हेडक्वार्टर था कंपनी का, उसके फर्स्ट फ्लोर पर थी, जब सडनली उन्होंने JRD टाटा को आते हुए देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने JRD टाटा को वास्तविकता में अपने सामने देखा था। She said, I was seeing आपरो JRD। आपरो मतलब गुजराती में होता है अपना JRD। और उन्हें देखते ही वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। उन्हें फिर वही सारी बातें याद आ गई जो पोस्टकार्ड वाला एपिसोड उनके साथ हुआ था। तभी उस कंपनी के SM सुधा मूर्ति जी को JRD टाटा, जिन्हें उनके एसोसिएट सिर्फ जे कहकर पुकारते थे, उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि यह हमारे यहाँ की पहली महिला इंजीनियर हैं एंड दैट टू अ पोस्ट ग्रेजुएट। यह हमारे साथ यहाँ कंपनी में काम करने वाली पहली महिला है जो इस टेल्को शॉप फ्लोर पर हमारे साथ रहती हैं। तभी JRD टाटा ने उनकी ओर देखा और वह अपने मन में भगवान को बस यही प्रार्थना कर रही थी कि कहीं JRD उनसे उनके इंटरव्यू से रिलेटेड कहीं कोई सवाल न पूछ ले। बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा रिमार्क दिया, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि गर्ल्स भी इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बना रही हैं। और ऐसा कहते हुए वे तुरंत ही उनसे उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं और अपना परिचय देते हुए सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि सर, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब मैं सुधा कुलकर्णी थी और अब मैं सुधा मूर्ति हूँ। तभी JRD टाटा उन्हें देखकर एक छोटी सी स्माइल देते हैं और बाद में उनकी SM के साथ में कुछ चर्चा होना शुरुआत हो जाती है और उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा ही है कि ये दोनों आपस में बात करने लग गए ताकि मैं इस रूम से बाहर जा पाऊँ। आगे वह बताती है कि एक बार जब वह अपने ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी ताकि वह उनको लेने आए, तभी उन्होंने JRD टाटा को जस्ट अपने ही पास खड़ा हुआ पाया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या रिएक्ट करना चाहिए और अगेन उनकी चिंता वापस उस पोस्टकार्ड पर ही जाकर अटक गई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें वो पोस्टकार्ड वाला सीन याद आ गया है। तभी उन्हें JRD टाटा सवाल करते हैं, यंग लेडी, व्हाई आर यू हियर? ऑफिस टाइम इज ऑलरेडी ओवर। तभी सुधा मूर्ति जी जवाब देती हैं कि वह अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर वेट कर रही हैं, वो उन्हें लेने आने वाले हैं। JRD टाटा काफ़ी गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं कि कितना अंधेरा हो गया है, अगली बार तुम्हारे हस्बैंड को कहना कि तुम्हें यहाँ वेट ना करना पड़े और वह हमेशा समय पर तुम्हें लेने आए। अब वह बिल्कुल चुप थी और वह मूर्ति जी का वेट कर रही थी ताकि वह जल्दी आ जाए, क्योंकि JRD टाटा जो थे वो उनके ही पास में तब तक खड़े रहे जब तक कि उनके हस्बैंड उन्हें लेने ना आ गए और उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी। वह बहुत ही धीरे से अपनी आंखें तिरछी करते हुए JRD टाटा की ओर देखती हैं और मन ही मन में वह यह विचार करती है कि इतना बड़ा व्यक्ति पर कितना साधारण तरीके से उनके साथ खड़ा है। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी वाइट शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। वे काफ़ी बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे की चमक तो देखते ही बनती थी। और तभी उन्हें अपने हस्बैंड नारायण मूर्ति जी जल्दबाजी में आते हुए नजर आते हैं। तभी वह आगे बढ़ती हैं ताकि वह उनके पास पहुंच पाए और
तभी पीछे से आवाज आती है जेआरडी जी की। वो कहते हैं कि यंग लेडी, अपने हस्बैंड से कहिए कि अगली बार वह समय पर आया करे ताकि आपको इस तरह यहाँ अकेले वेट ना करना पड़े। सन 1982 में इच्छा न होते हुए भी उन्हें अपनी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा। फिर एक बार वो अपने कंपनी के ऑफिस में गई और फाइनली अपना सारा जो सामान था वो सेटल कर रही थी। और तभी वह कुछ समय के लिए रुक गई क्योंकि वह जेआरडी टाटा से आखिरी बार मिलकर गुड बाय कहना चाहती थी। तभी जेआरडी टाटा ने उनसे बहुत ही शांतिपूर्वक पूछा कि मिसेस कुलकर्णी, अब आगे आप क्या करने वाली हैं? सुधा मूर्ति जी ने उत्तर में कहा, सर, आई एम लीविंग टेल्को। तभी उन्होंने पूछा, क्यों, आगे आप कहाँ जाएंगी? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, पुणे सर, मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने एक नई कंपनी की स्थापना करी है, इन्फोसिस की, इसीलिए हमें यहाँ से पुणे शिफ्ट होना पड़ेगा। ओह अच्छा। और इसके बाद उन्होंने पूछा, जब आप लोग सफल हो जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? तभी सुधा मूर्ति जी ने उत्तर दिया कि सर, आई डोंट नो वेदर आई विल बी सक्सेसफुल। मैं नहीं जानती कि मैं सक्सेस हो पाऊंगी या नहीं। तभी जेआरडी टाटा ने उन्हें समझाइश दी, यंग लेडी, नेवर स्टार्ट विद डिफिडेंस। उन्होंने समझाया कि कभी भी इस तरह स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और तभी आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जब आप सफल हो जाए तो आप सोसाइटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना। यह सोसाइटी ही है जो हमें सब कुछ देती है और यही वजह है कि हम हमेशा इसके ऋणी रहते हैं और हमें भी इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। और आगे वह उनको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। यह आखिरी बार था जब उन्होंने जेआरडी टाटा को अलाइव देखा था। आगे वह अपना यह अनुभव शेयर करते हुए बताती है कि उन्होंने आज तक जेआरडी टाटा के जैसा ग्रेट व्यक्तित्व नहीं देखा। वह कहती है कि जेआरडी टाटा जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन व्यक्ति जो कि इतना बिजी रहता है, उसके बावजूद उन्होंने एक छोटे से पोस्टकार्ड जो कि एक यंग लड़की ने लिखा था, जो कि एक जस्टिस की मांग कर रही थी, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू करी। उन्हें तो दिन भर में ऐसे हजारों लेटर्स आते होंगे और वो चाहते तो मेरा लेटर फाड़ करके फेंक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक यंग लड़की के इंटेंशंस की इतनी रिस्पेक्ट करी जो ना तो कहीं से कहीं तक ओहदे में और ना ही पैसे में उनके बराबरी कर सकती थी, और मुझे यह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि मैं उनकी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर सकूं। उन्होंने बस मुझे जॉब ही नहीं दिया था, उन्होंने मुझे अपने जीवन के कई पार्ट पढ़ाए और उन्होंने मेरा जो माइंडसेट था वो हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मैं सदैव सदैव उनकी ऋणी रहूंगी। यही थी आज की सुंदर सी कहानी जो खुद सुधा मूर्ति जी द्वारा उन्हीं के शब्दों में हम सबके साथ शेयर करी गई। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।